हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के बारे में। फ्रेंड्स, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। आज के करीब 20-30 साल पहले इस बीमारी के बारे में या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के बारे में बहुत कम सुनने को मिलता था। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, कौन कौन सी बीमारियां इसके अंतर्गत आती हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं कि किसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए और क्या इसका ट्रीटमेंट होता है। तो फ्रेंड्स, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते क्या हैं। ऑटो इम्यून बना है दो शब्दों से मिलकर, ऑटो और इम्यून। तो फ्रेंड, जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारी रक्षा करने के लिए होता है, लेकिन अगर इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिक हो गया है, मतलब उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, वो हमारे खिलाफ काम करने लग गया है, तब उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या स्वप्रतिरक्षित रोग। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट कैटेगरी में आता है, क्योंकि किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए और इसमें हमारा इम्यून सिस्टम ही ख़राब हो गया है, इम्यून सिस्टम ही हमारे खिलाफ हो गया है। तो पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें करीब करीब 80 डिजीज़ ऐसी हैं जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में आती हैं, लेकिन मैं कुछ आपको इम्पॉर्टेंट डिसीज़ के बारे में बताती हूँ जो बहुत ही कॉमनली हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले आती है विटिलिगो, यानी हमारे शरीर में जब मेलानिन की कमी हो जाती है, वाइट कलर के पैचेस पड़ जाते हैं, वो कंडीशन होती है। इसके अलावा एक और स्किन की कंडीशन है सोराइसिस। सोराइसिस के अंदर आपके शरीर के ऊपर प्लाक जमा होने लगते हैं, बहुत खारिश होती है, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन होती है लाइकन प्लेनस। लाइकन प्लेनस भी एक बहुत ही कॉमन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया है। मेरा एक सेपरेट वीडियो भी है लाइकन प्लेनस के ऊपर। बहुत ही कॉमन कंडीशन है और इसके अंदर भी हमारे शरीर में बहुत दाने से पड़ने लग जाते हैं, रैशेस होने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा इचिंग हो सकती है, जलन हो सकती है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें बाद में दाग पड़ जाते हैं पूरे शरीर में। इसके अलावा फ्रेंड्स, जॉगन सिंड्रोम होता है। जॉगन सिंड्रोम के अंदर आपको ड्राई आई, ड्राई माउथ की कंडीशन होती है, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसके अंदर आपकी जो नसें होती हैं उसकी जो कवरिंग होती है, नर्व जो होती हैं उसकी जो कवरिंग होती है वो हट जाती है। इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो बहुत ही कम उम्र से आर्थराइटिस यानी गठिया शुरू हो जाता है, वो भी इसी कैटेगरी में आता है। इसके अलावा डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1, मतलब DM1 जो होता है, जो इन्फेंटाइल जो डायबिटीज़ होता है, वो भी इसी कैटेगरी में आता है। इसके अलावा एलोपेसिया एरिएटा इसी कैटेगरी में आता है। इसके अलावा बहुत सारी सी बीमारियां हैं, लेकिन मैंने आपको कॉमन जितनी भी बीमारियां हैं वो बता दिया। और सीलिएक स्प्रो या सीलिएक डिजीज़, इसके अंदर हमें गेहूं की बनी हुई चीज़ें नहीं पचती हैं। तो ये कुछ मोटी मोटी कैटेगरीज़ हैं जो बहुत ही कॉमनली देखने को मिलती हैं। अब हम पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट्स के बारे में। फ्रेंड, जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं फीमेल्स में सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं। 80% फीमेल्स में होते हैं, 20% मेल्स में होते हैं। अब उसके रीज़न की भी बात कर लेते हैं। ऐसा रीज़न क्यों है? क्योंकि फीमेल्स के अंदर फ्रेंड्स 2 एक्स क्रोमोजोम्स होते हैं, मेल्स के अंदर सिर्फ 1 एक्स क्रोमोजोम होता है। फ्रेंड, जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर जो क्रोमोजोमल पैटर्न होता है वो XX होता है, मेल्स के अंदर XY होता है। और जितने भी हमारे इम्यून सिस्टम के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो X पे होते हैं। मतलब अगर आपको ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं तब आपको बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये आपके खिलाफ हो गए तो आपको डबल रिस्क हो जाता है। तो इसीलिए फीमेल्स का डबल रिस्क रहता है। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव एज में भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स ज़्यादा कॉमन होते हैं, मतलब 30 से 40 साल के एज में बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, क्योंकि उस एज में जो ईस्ट्रोजन की क्वांटिटी होती है वो भी ज़्यादा होती है। तो फीमेल्स में ये बहुत ज़्यादा कॉमनली देखे जाते हैं। मेल्स में भी होते हैं लेकिन उतने कॉमन नहीं होते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की। फ्रेंड्स, जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं हमेशा फ्लेयर अप और रिसेशन में चलते हैं, मतलब कभी कभी परेशानी एकदम बढ़ जाती है, फिर नीचे हो जाती है, फिर एक कर्व जैसा बनता रहता है। कभी परेशानी बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल नॉर्मल है, फिर परेशानी ज़्यादा है, फिर नॉर्मल है, इस तरह से एक पैटर्न बनता है इसका। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें लो ग्रेड फीवर रहता है। अगर आपको लगातार बिना किसी रीज़न के लो ग्रेड फीवर बना हुआ है, टेस्ट वगैरह करा लिए, हर चीज़ नॉर्मल आ रही है, लेकिन फीवर नहीं जा रहा है, तब ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम बात करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि जो भी बीमारी किसी इंसान को है वो ऑटो इम्यून कंडीशन है या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है।
पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये ध्यान में रखने वाली होती है कि जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं वो ऑल ऑफ अ सडन डेवलप नहीं होते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो डेवलप होते हैं। जैसे विटिलिगो है, विटिलिगो के सिम्टम्स आपको होते होते बहुत सालों बाद दिखते हैं, लेकिन उसकी रूट कॉज बहुत पहले पड़ चुकी होती है। सेम एज इन केस ऑफ लाइकन प्लेनस या आर्थराइटिस के केसेस में। तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी ऐसी परेशानी जो बहुत ही जल्दी ही आपको अंदर आ गई है, बहुत ही जल्दी आप प्री डिस्पोज हो गए हो, जैसे आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जोड़ों का दर्द है, एज के साथ तो जोड़ों का दर्द शुरू ही हो जाता है, लेकिन अगर आपको शुरुआती एज में 20s में 30s में आपको जोड़ों का दर्द शुरू हो गया है, तब ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो सकता है। या बहुत ही कम एज में आपको डायबिटीज़ हो गई है, शुगर की बीमारी हो गई है, तब ये हो सकता है। या उसके अलावा लाइकन प्लेनस, सोरायसिस, विटिलिगो, ये सारे सिम्टम्स अगर आपको आते हैं, ये सारी कंडीशंस आपको दिखती हैं, तब ये सारी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होती हैं। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हमेशा धीरे धीरे डेवलप होती हैं, कभी अचानक से उसके सिम्टम्स नहीं आते हैं, बहुत दिन बाद ये धीरे धीरे डेवलप होते होते तब आपको उसके साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं। अब हम बात करते हैं, क्योंकि फीमेल ज़्यादा इफेक्टेड होती हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से, तो फीमेल्स को क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए अगर वो प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती हैं। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी प्लान करने में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, क्योंकि ये आपके बच्चे को पास नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको अपने डॉक्टर से मिलकर अपने ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के बारे में बात करनी चाहिए। आपको प्लानिंग करने से पहले, प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि इन सम केसेस ये कई बार आपको लो बर्थ वेट बेबी की प्रॉब्लम हो सकती है, या आपको प्रेगनेंसी के दौरान जो है डायबिटीज़ की शिकायत हो सकती है, या प्री एक्लैम्सिया कंडीशन होती है जिसके अंदर आपके शरीर में सूजन आ जाती है, हाइपरटेंशन की शिकायत हो सकती है, या आपका बच्चा समय से पहले भी पैदा हो सकता है। इतनी सारी परेशानियां आपको हो सकती है, तो इसलिए आप डॉक्टर से ज़रूर बात करें। और इसके अलावा एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होते हैं और जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, इसमें क्या सिमिलरिटी है या क्या डिफरेंसेस हैं। तो फ्रेंड्स, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जेनेटिक डिसऑर्डर्स से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। बहुत ही कम चांसेस ऐसा होता है कि ये जेनेटिक हो सकते हैं। मतलब ऑटोइम्यून डिसऑर्डर मतलब किसी को अगर विटिलिगो की प्रॉब्लम है तो उसके जनरेशन में जा सकता है, इसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ये मैंने अपनी विटिलिगो वाली वीडियो में भी बताया था। क्योंकि जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होते हैं ये क्यों हो जाते हैं ये किसी को नहीं पता है। हो सकता है कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, स्ट्रेस लेवल हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपके अंदर वो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, लेकिन कोई ऐसी कंडीशन मिलने पर ही वो ऐसे सिम्टम्स आपको पैदा कर सकते हैं। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होती है। और जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होती है वो आपके क्रोमोसोम्स के ऊपर रहती है, क्रोमोसोम्स के ऊपर कॉपी होकर के वो जाती है। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होते हैं, लेकिन जेनेटिक डिसऑर्डर्स फीमेल में बहुत ही कम होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो ज़्यादातर एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं, और फीमेल्स के पास डबल एक्स क्रोमोसोम होता है। मतलब अगर एक एक्स में वो प्रॉब्लम आ भी गई तो दूसरा एक्स के साथ वो कैरियर बन सकती है, लेकिन सिम्टम्स नहीं आते हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स मेल्स में ज़्यादा देखे जाते हैं और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स फीमेल्स में ज़्यादा देखे जाते हैं। और फ्रेंड्स, अगर फीमेल्स को ये प्रॉब्लम है तो अपने ईस्ट्रोजन के लेवल को ज़रूर मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि ईस्ट्रोजन्स कई बार फ्लेयर अप कर देते हैं जितने भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं उसके। और दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपको एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको दूसरी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स भी हो सकती है। फ्रेंड्स, ये चीज़ों को ध्यान रखनी है, अपने ईस्ट्रोजन को बैलेंस में करना है, अपना स्ट्रेस लेवल कम करना है। इसके अलावा जो मॉडर्न मेडिसिन है उसमें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स को मैनेज करने का बहुत ही पुअर फॉर्मूला है, उसमें अंदर कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन में इसका ट्रीटमेंट है। मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों है। क्योंकि जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है वो शुरू से ही, आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपसे वो पूरी डिटेल्स लेते हैं, आपको पूरी केस टेकिंग करते हैं, मेंटल, फिजिकल, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, हर चीज़ आपसे पूछी जाती है। तो होम्योपैथी में मेंटल स्ट्रेस को इतना ज़्यादा जोर इसलिए दिया जाता है क्योंकि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस से कोरिलेट करते हैं। जैसे कोई इंसान है, कोई एक लेडी है फॉर एग्जांपल, उसकी मदर्स के साथ बहुत ज़्यादा अपनी अटैचमेंट थी, लेकिन उसकी मदर की डेथ हो गई। उसके बाद वो लगातार सैड रहने लगी, अकेले रहने लगी, बहुत ज़्यादा उसके अंदर थॉट्स बुरे बुरे आने लगे, नेगेटिव थॉट्स आने लगे, और उसके कुछ टाइम के बाद उसको कोई बीमारी हो गई। फॉर एग्जांपल कोई भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर उसको हो गई, मान लेते हैं कि सोरियासिस की प्रॉब्लम हो गई। तो होम्योपैथी के पास जब आप आएंगे तो होम्योपैथी में सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपके लाइफ में कुछ बड़ी इंसिडेंट हुई है क्या लास्ट टाइम में, कुछ समय से जब से आप परेशान हो गए। तो अगर वो पेशेंट बताता है कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करने की मेडिसिन देते हैं।
अगर दूसरा कोई इंसान आता है तो हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसके साथ ऐसा क्या हुआ था उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रीटमेंट देते हैं। तो अगर आपकी फैमिली में आपको या किसी और को भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो आप किसी एक ऐसे डॉक्टर के पास जाइए जो आपकी पूरी केस डिटेल ले, आपका पूरा हिस्ट्री जाने, उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन दे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स ध्यान में रखने वाली ये है कि आप ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के लिए कोई भी पेटेंट मेडिसिन नहीं लें जिसके अंदर बहुत सारी मेडिसिन का मिक्सचर होता है। मैं तो बिल्कुल उसको रिकमेंड नहीं करती हूँ, लेकिन अगर आपको कोई रिकमेंड करता है तो आपको वो नहीं लेना है, क्योंकि इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ही काम करती है। बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको मेडिसिन लेनी होती है, लेकिन बहुत ही डीप एक्टिंग, बहुत ही लॉन्ग एक्टिंग उसका इफेक्ट रहता है। तो होम्योपैथी में हम मेंटल सिम्टम्स को बहुत ध्यान में देते हैं और होम्योपैथी का एक ही कंसेप्ट रहता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है या इम्यून सिस्टम को सही डायरेक्शन देना है। तो हमारा इम्यून सिस्टम जो गलत डायरेक्शन में हो गया है, जो ऑटोमेटिक हो गया है, उसको सही करके हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि होम्योपैथी में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। बस इतनी सी बात है कि इसमें आपको टाइम लग सकता है, हो सकता है कि 1 से लेकर 3 साल तक का समय लग जाता है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि थ्रू आउट द लाइफ अगर आपको कोई डॉक्टर मेडिसिन लेने के लिए बोलता है, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन जरूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के बारे में, उसके कॉजेज, उसके सिम्टम्स और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया हो। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।